अम्मा जी आरती को एक कागज कलम देने के लिए बोलती है। जब आरती पूछती है किस लिए, तो अम्मा जी कहते हैं नेताजी के लिए कुछ लिखना है। आरती अपना डायरी से ही एक पन्ना फाड़ के देती है। घायल अम्मा जी उसमें कुछ लिख के आरती को देती है। दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था उसमें। आरती को समझ में नहीं आती है तो पूछती है क्या लिखा है इसमें। अम्मा जी हंस के आरती के सर को चूमती है और कहती है नेताजी समझेंगे। नेताजी बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, वहां भी ऑफिसर्स के साथ में बातें कर रहे थे। जैसे ही वो कागज उनके हाथों में दिया, रूम के अंदर से एक बहुत जोर से आवाज आती है। रूम में पहुंचते ही वो लोग देखते हैं अम्मा जी का बेजान शरीर पड़ा हुआ है। घायल अम्मा जी अपने खुद के ही रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबू हुसैन और आज मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस जिसमें मैं आपको आरती नज़ीर की कहानी बता रहा था, उनका तीसरा पार्ट बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने देखा मेजर जनरल जमान कियानी के रूथलेस ऑर्डर से डॉक्टर मेजर मेनन को 6 में से 4 घायल को चूज करना था, क्योंकि एक गाड़ी में 4 जन को ही बिठा सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है 2 घायलों को मरने के लिए छोड़ के जाना। डॉक्टर मेनन को एक आवाज सुनाई देती है, मेनन मेरा बेटा। आवाज देने वाले थे आजाद हिंद फौज के घायल अम्मा जी। मेजर मेनन उनके पास जाकर जमीन पर ही बैठ गए। उनके सर में हाथ फेरते हुए बोले, माँ दर्द हो रहा है, नींद की दवाई दूं? अम्मा जी पूछती है, तुम मेरे हस्बैंड को जानते हो? मेजर मेनन कहते हैं, मेजर गरेवाल, हाँ जानता हूँ, वो तो एक लड़ाई में मारे गए थे, उनका बॉडी ढूंढ कर नहीं मिला था। अम्मा जी कहती है, हाँ वही, उनके सिवा तो मेरा कोई था नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। मेजर मेनन शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं इनमें से तो आप ही सबसे अच्छे हैं। अम्मा जी कहती है, देखो मेरा उम्र हो चुका है, जिंदगी मैंने देख लिया है, अभी मेरा कोई है नहीं, जिंदा रह के मेरा फायदा क्या है, मैं किन के लिए जीऊँ? मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, मैं विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। डॉक्टर मेनन उठकर खड़े हो जाते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। शायद भागकर वो छुपने का कोशिश कर रहे थे। जमान कियानी का ऑर्डर वो पालन नहीं कर पा रहे थे। फिर अम्मा जी आरती को बुलाती है और आरती के जरिए नेताजी के जो कागज भेजे थे उसमें फ्रेंच में जो लाइनें लिखी थी उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, नेताजी मेरे पति के पापों का प्रायश्चित करने का आज्ञा दीजिए। नेताजी और अम्मा जी दोनों फ्रेंच जानते थे। उस कागज को पढ़ने के बाद नेताजी के आंखों में आंसू आ गए थे। उनका हस्बैंड का पाप एक्चुअली आजाद हिंद फौज में अंदर ही अंदर अम्मा जी को डाउट करते थे। उनका हस्बैंड मारा नहीं गया था, वो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था। यह घटना अंदर ही अंदर सबको मालूम था, तो सब लोग अंदर ही अंदर शक करते थे कि अम्मा जी स्पाई है। लेकिन ये बातें कभी अम्मा जी के साथ में नहीं की किसी ने। इस लेटर के जरिए ये पता चलता है कि उन्हें मालूम थी कि बाकी लोग उन्हें शक की निगाह से देखते हैं और इसी वजह से वो सुसाइड कर लिए। लेकिन असलियत कुछ और ही है। ना ही मेजर गरेवाल ना ही अम्मा जी स्पाई थे। मेजर गरेवाल अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए भेस बदलकर अंग्रेज खेमे में गया था, लेकिन वहां पर वो पकड़े गए थे। उनकी ऑपरेशन भी की नहीं गई थी, बल्कि उन्हें उल्टा तकलीफ दिया जाता था और जेल में डाल दिया गया था। ये बातें अम्मा जी को मालूम नहीं था, ना ही आरती या नेताजी को तब तक। बाद में हरगोविंद नाम के आजाद हिंद फौजी के डायरी से हमें ये बातें पता चलती है। अब डॉक्टर मेनन को उस ऑर्डर को पालन नहीं करना पड़ा। गाड़ी में किसी तरीके से 5 घायलों को चढ़ा दिया गया। अब गाड़ी रवाना होने के टाइम में एक और प्रॉब्लम आई। 5 सीरियस घायलों को अब गाड़ी में भेजा जा रहा था। कोई ना कोई डॉक्टर की जरूरत तो थी ही। नेताजी ने बोले डॉक्टर मेजर मेनन ही उनके साथ जाएंगे। नेताजी की इस बात के खिलाफ सब लोग आ गए। भोसले, चैटर्जी, अय्यर, स्वामी, सब लोग। खास करके अब जब उनको 350 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना था। मेजर मेनन नेताजी के पर्सनल डॉक्टर थे। नेताजी भी छोड़ने वाले नहीं है, बाकायदा जिद पकड़कर खड़े हैं। इतनी देर से बगल में चुपचाप खड़े थे मेजर जनरल जमान कियानी। वो अब जोर से कहते हैं, मेजर जनरल भोसले एंड हिज एक्सेलेंसी अय्यर। उनके चिल्लाने की वजह से सब लोग शॉक्ड हो गए। अब जमान कियानी जो कहते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, आई एम सॉरी, आप सबको याद दिलाने के लिए मजबूर हूँ, इस अभियान का कमांडर है मेजर जनरल मोहम्मद जमान कियानी। ये हक मुझे आजाद हिंद फौज के कमांडर इन चीफ ने दिए हैं। उस हक से मैं हुक्म करता हूँ, मेजर मेनन नेताजी के साथ में पैदल जाएंगे। फौज का कमांडर इन चीफ की जिंदगी को मैं खतरे में नहीं डाल सकता। घायलों के साथ कौन जाएगा ये देखने की जिम्मेदारी मेरी है, वो डिसीजन मैं लूंगा। इसके ऊपर अगर किसी का कुछ कहना है तो कमांडर इन चीफ से पहले मेरा बर्खास्त का ऑर्डर लेकर आना। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबको मालूम था कि ये धमकी वो भोसले या अय्यर को नहीं दिए थे। सन्नाटे को तोड़े नेताजी खुद। वो कहते हैं कमांडर के हुक्म के आगे कोई बात नहीं। नजीर समेत 5 घायलों को लेकर गाड़ी निकल गई। अम्मा जी के बॉडी को प्रॉपर्ली सत्कार करने के लिए उन लोगों के पास टाइम नहीं थे। उनके बॉडी में पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया गया। फिर उन्हें आखिरी सैल्यूट करके ये लोग लंबी जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं। जमान कियानी सबको फॉलो इन कराते हैं। उन लोगों के साथ में थे नेताजी समेत कुछ जापानी ऑफिसर्स, 40 रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियां और 101 जवान। सबके पीठ में आधा मन का बोझ, उनका पिट्ठू। आरती अपनी डायरी में लिखती है कि इस जर्नी के बारे में वो जिंदगी में नहीं भूलेगी। रातों के बाद रात उन लोगों को पैदल चलना पड़ा है। कम ज्यादा हर एक के पैरों में छाले पड़ने लग गए थे। दिन में ये लोग कहीं ना कहीं पनाह लेते थे और रातों में चलते थे। हर एक घंटे के बाद 5-5 मिनट का रेस्ट, और उन 5 मिनटों में भी किसी के लिए सोने का परमिशन नहीं था, क्योंकि कोई सो जाता फिर उठकर खड़े नहीं हो सकता था। दूसरा दिन जब नेताजी लंगड़ा कर चल रहे थे तो डॉक्टर मेजर मेनन उनके पैरों से टॉप ब्रीचेस बूट को खोलने का रिक्वेस्ट की। नेताजी अपने सर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है।
डॉक्टर मेनन जब उन जूतों को अपने हाथों से खोलने गए तब नेताजी उन जूतों को खोलते हैं। उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। बाकी फौजियों का हौसला न कम जाए इसलिए वो अपने जूते खोलना नहीं चाह रहे थे। फिर भी सब कोई ऐसे ही चल रहे थे। दुश्मनों के मौजूद होने का भनक पड़ते ही जब रेड अलार्म बजता था तब लोग जंगलों में छुप जाते थे और फिर ऑल क्लियर होते ही सब लोग चलने लगते थे। नेताजी के दाढ़ी बढ़ गए थे, वो चल नहीं पा रहे थे। आरती जब उनके स्टेनोग्राफर से पूछती है कि वो दाढ़ी क्यों नहीं शेव कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर भास्करन कहता है वो अपना पिट्ठू हल्का करने के लिए रास्ते में सब कुछ फेंक दिए हैं, शेविंग किट्स, कपड़े, सब कुछ। शायद उनके अंदर में जो फौजी है उसके आत्मसम्मान में धक्का लगेगा, इस वजह से वो अपना पिट्ठू किसी को ढोने के लिए नहीं देते थे। नेताजी को ले जाने के लिए 3 दिन बाद जापानियों ने गाड़ी भेजे। उनको सुनाई दिया था कि नेताजी ने अपनी गाड़ी घायलों को ले जाने के लिए दे दी है। वो कहते हैं जब तक उनके 40 बहनों के लिए कोई ट्रक नहीं आ जाता वो कोई गाड़ी में नहीं बैठेंगे, इससे बेहतर है वो जापानी ऑफिसर लोगों को लेकर चले जाए। फिर वो गाड़ियाँ ऐसे चली जाती हैं। रास्ते में बारिश आ रहे थे, लोग खड़े खड़े चलते चलते भीगते जा रहे थे। कहीं पे कोई पनाह मांगने की जगह भी नहीं थी। सब लोग बच्चों की तरह चलने लगे जैसे नए नए पैदल चलना सीखे हैं। कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उन लोगों को चलना पड़ रहा था मौलवीन के रास्ते। आरती के दिमाग में एक और टेंशन घूम रही थी, नज़ीर का। इसके बाद आरती इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वो अपने डायरी के पन्ने नहीं लिख पाए थे। आखिर में वो लोग 5 मई 1945 के सुबह सुबह मौलवीन पहुंचते हैं। नज़ीर हॉस्पिटलाइज था, उसे 2 दिन पहले ही एडमिट कराया गया था। आरती नज़ीर से मिलने पहुंचती है। जाकर देखती है नज़ीर का बायां पैर काट के निकाल दिया गया। आरती को देखकर नज़ीर पहचान लिया था। वो होश में था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं थी उसे। नज़ीर रोए जा रहा था। आरती अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछ रही थी। उसी दिन शाम में नज़ीर शहीद हो जाता है। उसी हॉस्पिटल के कोने में जो गुलमोहर का पेड़ था उसके नीचे उसे दफनाया जाता है। नज़ीर के पर्सनल सारे सामान हॉस्पिटल अथॉरिटी ने आरती के हाथों में दिया था। इंडिया फ्री होने के बाद में आरती उन चीज़ों को नज़ीर के माँ के एड्रेस में भेज दी थी। उसने अपने पास एक ही चीज़ रख लिया था, नज़ीर का लिखा हुआ उर्दू शायरी वाला वो नोटबुक। उसने इस नोटबुक को नज़ीर के कवर पर नहीं डाली थी। उसे लगा ये नोटबुक उसके पास रहने से ही नज़ीर को अच्छा लगेगा। 25 साल बाद जब आरती इस डायरी को किताब का शक्ल दे रही थी तब अपने बक्से में संभाला हुआ वो नोटबुक और वो रुमाल निकालती है जिससे नज़ीर का आंसू पहुँच के दिया था। उसी रुमाल से नज़ीर के गोली का घाव को भी एक दिन बांधने का कोशिश किया था। रुमाल में मासूम के दाग नहीं है, खून के दाग आज भी है लेकिन ताज़ा नहीं है, वो काले हो गए। रुमाल को जब वो खोलती है उसे सुनाई देता है 25 साल पहले का वो 27 साल का जवान का आवाज़। 2 लफ्ज़ों में खुशीदा, ये मेरी कहानी। एक लफ्ज़ मोहब्बत है, एक लफ्ज़ जवान। आंसुओं को मेरे लेकर दामन पे ज़रा जम जाए तो बह जाए पानी। जय हिंद।